नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गढ़ जैसलमेर के बारे में, यानी जैसलमेर के किले के बारे में, जिसको सोनारगढ़ भी बोलते हैं। सोनारगढ़ इसलिए बोलता है क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है। यहाँ पर पीले पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ कहावत है कि जैसे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सिरे जैसलमेर। यानी गढ़ दिल्ली, आगरागढ़, इनके जैसे समान या इनसे भी बढ़कर है अपना जैसलगढ़, ठीक है। इसलिए आज हम जैसलगढ़ के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में चार पांच चीजें आपको याद रखनी है। जैसे सभी दुर्गों के बारे में चार पांच चीजें तो आपको याद ही रखनी है। जैसे इसका निर्माण कब करवाया था, ये कौन सी श्रेणी का है, इसका प्रवेश द्वार कौन सा है, इसके कुछ उपनाम कौन कौन से, या ये कौन सी झील के किनारे वगैरह वगैरह, ये कुछ चार पांच चीजें आपको याद ही रखनी है, ठीक है। तो हम पहले वो चार पांच चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सोनारगढ़ जैसलमेर में इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैसलमेर से जैसल नाम आपको याद रखना है। जैसल भाटी के द्वारा 1155 में करवाया गया था, ठीक है। इसका निर्माण ये कौन सी श्रेणी का है? धानवन। धानवन से तात्पर्य कि समतल धरातल पर है, ना ही तो ये पर्वतों पर है ना ही नदी में है, यानी ये धानवन श्रेणी का है, समतल मैदान में बनाया गया है। इसका प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार को अक्षय पोल बोलते हैं, ठीक है। और इसके उपनाम, इसके कुछ उपनाम है। स्वर्णगिरी, सोने के समान चमकता है, गलियों का किला। इस दुर्ग के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गलियां बनी हुई है, इसलिए इसको गलियों का किला भी बोलते हैं। त्रिकुटगढ़ भी बोलते हैं। जैसनगढ़, ये जैसनगढ़ नाम साहित्य की रचना में सबसे ज्यादा नाम इसका ही लिया जाता है, यानी साहित्य रचना में जैसनगढ़ का प्रयोग होता है सोनारगढ़ के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये गढ़ीसर झील के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जहां से सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। इस सोनारगढ़ की छत है, छत लकड़ी से निर्मित है, ये आप ध्यान रखना। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। इसके अलावा ये राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जिस पर फिल्म बनी थी, ठीक है। कौन सी? सत्यजीत रे नाम से। इसके अलावा इसको, इसका जो परकोटा है, यानी चारों तरफ कुछ दीवार है जो घाघरे के समान है, इसलिए इसको घाघरकोट या कमरकोट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ दिमाग में याद रखना है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग में याद रखना कि इसका परकोटा घाघरे के समान है, इसलिए इसको घाघरकोट या कमरकोट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। ये तीन चीजों, एक चीज ये भी याद रखनी है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जहां पर चूने व सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, इस पर ही सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, इस पर जिप्सम का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखें। छत लकड़ी से निर्मित है, इस पर फिल्म बनी है सत्यजीत रे। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तथा चूने व सीमेंट का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। ये दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सबसे ज्यादा सवाल बनता है वो 2.5 शाखों का बनता है कि पूरे राजस्थान में बहुत से ऐसी जगह थे जहां पर शाखे हुए। शाखा के तात्पर्य क्या है? शाखा का तात्पर्य है कि जहां पर दो घटनाएं घटित हो, यानी केसरिया भी हो और साथ में जौहर भी हो। केसरिया से तात्पर्य जब कोई राजा महाराजा, जब उनको लगता है कि अब मरने मारने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, या तो आपको मरना है या मारना है, बस, तब वो केसरिया करते, यानी सर पर केसरिया नाम की पट्टी बांधकर मैदान जंग में कूद जाते थे। या तो वो हारते थे, मरते थे, या फिर जीतते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है जौहर।
जौहर यानी जब उनको पता चल जाता है कि हमारी सेना बहुत ही कम है और आगे विशाल सेना और हमारा हारना तय है, तब उनकी रानी अपने सतीत्व का पालन करने हेतु अर्थात अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए जीवित अग्निकुंड में समा जाती थी, यानी अग्निकुंड में अग्नि जलाकर अंदर कूद जाती थी सारी। उतना उनके अंदर प्रखंड सत्रानी धर्म बसा था, उनके अंदर सतीत्व था, इसलिए वो कूद जाती थी। कितना उनके अंदर वो साहस होगा कि वो ऐसे जलते हुए अग्निकुंड में कूद जाती थी। और एक नहीं, सारी रानियां। तो जब जौहर और केसिया दोनों साथ में होते हैं तब उसको साका बोलते हैं। और यहाँ पर 2.5 साका हुए थे। अब आप पूछोगे 2.5 का क्या मतलब है, यानी 2 तो पूरे साका हुए थे लेकिन एक आधा ही हुआ था जिसमें केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हो पाया था। वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इसमें कौन कौन से महल है, मंदिर कौन कौन से, वो हम पहले देख लेते हैं। इसमें महल है, एक तो है बादल महल। अपने राजस्थान में 4 से 5 बादल महल है। जैसे प्रमुख रूप से बादल महल तो कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ में, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लेकिन ये बादल महल राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। अगर सवाल आ जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहां पर स्थित है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर, वहां पर कुंभलगढ़ मत कर देना, ठीक है। ये एक तो बादल महल है। इसके अलावा ताजिया टावर, शीश महल, सर्वोत्तम महल, ये तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, वरना सवाल इसका ही पूछा जाता है मुख्य रूप से। बादल महल यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ दिया जाता है। तो बादल महल कहाँ स्थित है, सोनारगढ़ जैसलमेर में, ठीक है, ऊंचा वाला। वरना मुख्य रूप से तो कुंभलगढ़, जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, ठीक है। महल हो गए। अब प्रमुख मंदिर, यहां पर एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के खिड़कियां व दरवाजे हैं वो चांदी से निर्मित है, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि जो सोनारगढ़ किले का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके खिड़की व दरवाजे चांदी से निर्मित है, ठीक है। और यहाँ पर एक आदिनाथ का मंदिर है। आदिनाथ मंदिर ये जैसलमेर दुर्ग का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ छोटा मोटा याद रखना है कि यहाँ पर एक जैसलू कुआं स्थित है और जिसके ऊपर ऐसी मान्यताएं हैं, लिख देता हूं पहले। ऐसी मान्यता है कि इस जैसलू कुआं का निर्माण करवाया था श्री कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस जैसलू कुएं का निर्माण करवाया गया, ऐसी वहां पर मान्यताएं चलती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 28 शाखा के बारे में, ठीक है। 28 शाखा। सबसे पहला शाखा हुआ था, कब हुआ था, ऐसा सवाल बनता है तो आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1312 में। 1312 में पहला शाखा हुआ था। उस समय सबसे पहले तो ये पूछा था कि किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था मूलराज सेकंड के समय। मूलराज सेकंड के समय हुआ था। उस समय आक्रमण किसने किया था, संपूर्ण राजस्थान में सबसे ज्यादा शाकों का कारण अलाउद्दीन खिलजी ही है, तो अलाउद्दीन खिलजी, मैं शॉर्टकट नाम दे देता हूं, ठीक है। एक के अलाउद्दीन खिलजी, एक के, ठीक है। पहला हुआ था 1312 में, मूलराज सेकंड के समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दूसरा शाखा ये हुआ था 1370-71 में। डेट हालांकि कंफर्म नहीं मिलती है लेकिन फिर भी 1370-71 में हुआ था। किसके समय हुआ था, दूधा भाटी के समय। और आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक साहब ने।
दूसरा हुआ था 1370-71 में दूधा भाटी के समय, और आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम पढ़ते हैं अर्ध शाके के बारे में। यहां से सवाल बनता है, जैसलमेर दुर्ग से सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनता है। तीसरे शाखा हुआ था उसको अर्ध शाखा बोलते हैं। अर्ध शाखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर केसरिया नहीं हुआ था, केवल जौहर ही हुआ था। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अर्ध शाखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर केसरिया हुआ था और जौहर नहीं हो पाया था, इसलिए इसको अर्ध शाखा बोलते हैं। ये हुआ था 1550 में, ठीक है। और किसके समय हुआ था? तो उस समय यहाँ का शासक था राव लूणकरण। और आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था कंधार शासक अमीर अली के द्वारा। अमीर अली के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। तीसरा अर्ध शाखा कब हुआ था? 1550 में राव लूणकरण के समय, और आक्रमण किया था कंधार शासक अमीर अली के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में एक कहावत मिलती है, किसने, मैं आपको बता देता हूं। सुनारगढ़ के बारे में ये कहावत भी मिलती है कि घोड़ा कीजिए काट खा, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर मन ते पहुंचे जैसलमेर। यानी यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना दुर्गम है, इतना कठिन है, इसलिए इस दुर्ग को की श्रेणी धानवन के साथ साथ एरन भी है। और एरन से तात्पर्य कि ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने का मार्ग बहुत ही दुर्गम हो, कठिन हो। और इस दुर्ग में पहुंचने का मार्ग इतना कठिन है कि आप, इसके लिए ये तो कहा गया कि घोड़ा आपका लकड़ी का होना चाहिए, पग आपके पत्थर के होने चाहिए, और शरीर बख्तर बने यानी पूरा बंद होना चाहिए, आपका पैक होना चाहिए सभी तरह से, तभी आप जैसलमेर पहुंच सकते हो, वरना आप नहीं पहुंच सकते। इतना दुर्गम रास्ता है, इसलिए इसको धारवन के साथ साथ एरन दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। आज का हमारा जैसलगढ़ का टॉपिक यही खत्म होता है। अगली कड़ी में हम अगले दुर्ग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।